अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हो साफ डिजिटल। हमारे पूरे मुल्क के अंदर मसला ये है कि जब सुबह दूध वाला आता है जिसे दोधी कहते हैं, तो हम लोग महीने में 1-2 बार उसे लाजमी डांटते हैं कि यार तू तो पानी बहुत ज़्यादा डालता है, मगर वो कहता है कसमें खुदा दी मैं तो आज तक कदे पानी पाया ही नहीं, मैं तो सीधा जैसे भैंस का दूध लेता हूँ सीधा आपके पास आ जाता हूँ। अब उसके अंदर वो जो पानी मिलाता है वो गंदा होता है या साफ़ होता है, उससे जो बीमारियां बनती हैं उसके ऊपर जो आपकी बॉडी के अंदर वो महसूस नहीं होती, मगर जैसे आप एज से आगे निकलते हैं तो वो बीमारियां आपके जिस्म के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। उसी हवाले से मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एम ए रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये बताएं, पहले बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम दिया। अच्छा, आपने पीएचडी की हुई है, पीएचडी भी आपने की हुई है। दूसरा मुझे ये बताएं कि दूध वाला जो दूधी होता है वो तो कभी नहीं मानता कि हमने पानी डाला जी। और इसमें मैं सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि मेरा जो पीएचडी है क्लिनिकल मेडिसिन में, उसमें जो सिनॉप्सिस था, थीसिस है, वो सारा है ही इसी पे दूध, गोश्त और योगर्ट, दही। और उसके अलावा फिर एक सर्वे कंडक्ट किया गया 1000 लोगों में कि आया कि पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं जैसे फूड अथॉरिटी है या इस तरह से इदारे हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव हैं और कितना काम कर रहे हैं। तो आपकी बिल्कुल जो है वो मुशाहदा और ऑब्ज़र्वेशन और एनालिसिस और रिसर्च वो बिल्कुल ठीक है कि ये इश्यूज़ पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा, अब जो आपका अगला सवाल है इससे मुतल्लिका कि इसमें क्या बीमारियां और किस तरह से जो चीज़ें और मसाइल आ रहे हैं, तो इसमें देखें, इसमें अडल्ट्री के डिफरेंट वेज़ हैं। अब अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जो कि मेरे काम को यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर ने एक्सटेंड किया और उस पर फिर एक नेशनल लेवल पे एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें 92% रिज़ल्ट है। इससे पीछे एक रिपोर्ट थी जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आई जिसमें था कि 54% तक अडल्ट्री है। और मेरा क्योंकि स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स पे काम था तो मेरे रिज़ल्ट्स यानी उसमें कैटेगरीज थी, फिर किसी में 24% है, 23.5% है, किसी में 14% है, 8% है, वगैरह वगैरह, इस तरह से है। तो इससे जो है ये जो बीमारियों की आप बात कर रहे हैं, इसमें अब जो अडल्ट्री है ना, वो अब इसमें हेयर रिमूविंग पाउडर भी इस्तेमाल होता है जो बछड़ों के लिए बाहर से एक यानी एक फार्मूलेशन बनाई गई है कि वो यानी अपनी मदर फीड पे ना जाएं और वो उनको वो दी जाए। वो फार्मूलेशन इंसानों को बना के पिलाई जा रही है। उसके अलावा जो है डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, उससे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके जो थन है, भैंस हो, गाय हो या जो भी जानवर हो, तो वो ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में ऑक्सीटोसिन, अब ऑक्सीटोसिन जो है इंसानों में फिर वो मोटापा, बीमारियां, जल्दी जवान हो जाना, अर्ली एजिंग और इस तरह से वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी तरह ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये इंसानों में क्या है कि ये एंटीबायोटिक्स की वजह से रेजिस्टेंस आ रही है। उस रेजिस्टेंस की वजह से यानी इंसानों के अंदर उस रेजिस्टेंस की वजह से ये है कि वो जो दवाइयाँ हमारे ऊपर आज से कोई 20 साल पहले, 30 साल पहले इफ़ेक्टिव होती थी, जैसे आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, पेंसिलिन है, इनके नाम सुने होंगे, अब वो क्यों नहीं डॉक्टर रिकमेंड कर रहे? क्योंकि उनकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो रही है। और उनकी इफ़ेक्टिवनेस कैसे ख़त्म हो रही है? ये जानवरों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर यहाँ से ये इन्वायरमेंट में भी, मतलब पानी में भी जाएंगी वो चीज़ें, बाकी जगहों पे भी जाएंगी, तो वहाँ से भी फिर वो इवेंचुअली इंसानों के पास आ रही हैं। तो इसका जो है फिर वो दैट्स वाई एक इस वक्त दुनिया में इमर्जिंग फिनोमेना है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। मेरी एक अभी 2 साल पहले एक वर्कशॉप भी थी, यूएस एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड मेडिसन, उनके साथ, तो उसमें भी ये इश्यूज सामने आए। वन हेल्थ का फिनोमेना, वन हेल्थ ये कहता है कि ट्राइएड है, ये जो हमारी ये जो दुनिया है ना, ये ट्राइएड है कि इसमें एनिमल हेल्थ को आप सिक्योर करें, ह्यूमन हेल्थ को सिक्योर करें, इन्वायरमेंट को सिक्योर करें, तो फिर जाके आप कंप्लीटली जो है आप तीनों फैक्टर्स को जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप प्रॉपर हेल्थ अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप हेल्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह इसमें फिर ये जो इश्यूज़, ये बीमारियां, फिर उसमें ये ओबेसिटी हो गई, 100 इस तरह की यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी। आज आप देखें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन से नीचे ये 3rd जनरेशन है, सेफलोस्पोरिन्स पे हम चले गए, उससे नीचे कोई मेडिसिन नहीं लिखता, 4th 5th, उसके बाद हम किधर जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब ये सारी दवाइयाँ हमारे ऊपर असरअंदाज होना ही छोड़ देंगी। तो इसलिए ये बड़े मसाइल हैं।
और इसमें फिर वही बात है, अब यूएस के अंदर मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल को देख रहा था, वहाँ पे बाकायदा यानी फैकल्टी के अंदर, अब हालांकि लॉ वालों का मेडिसिन से कोई ताल्लुक़ नहीं, वहाँ पे बाकायदा फूड एंड ड्रग लॉ पे एक बाकायदा उन्होंने अंदर अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ अलग से, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने। अब वो दुनिया का इतना बड़ा इदारा है, तो आखिर कोई चीज़ उनको नज़र आई है कि वाकई ये इश्यूज़ हैं। इसी तरह मैं ताइवान का देख रहा था, वहाँ पे फेडरल ड्रग अथॉरिटी बनी हुई है। इस तरह इसमें हमारे यहाँ अगर इदारे बने हुए भी हैं तो फिर उस तरह से इफेक्ट नहीं करे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अगर एक जानवर की बात की जाए तो जानवर की सबसे पहले खुराक के अंदर मिलावट, ठीक हो गया, उस जानवर को मोटा करने के लिए, फिर उसे कोई ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं कि वो दूध ज़्यादा दे। अब उसने दूध ज़्यादा दिया, उसके बाद अगला काम पाउडर और पानी ने कर दिया। अब जब ये सारा कुछ हो कि एक इंसान की बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो इतनी जल्दी, अब मिसाल के तौर पे हम भी, आप और मैं, हम जितना आम लोग हैं, हम वही दूध पी रहे हैं, मगर बज़ाहिर देखा जाए तो हमें कोई बीमारी अभी नहीं है। तो ये क्या वजह है कि इतनी मिलावट होने के बावजूद हम लोग इतने तगड़े हैं? जी, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि आप जो है ना, जो हमसे एक जनरेशन पिछली थी या 2 जनरेशन्स पीछे चले जाएं, आप देखें कि वो 50s में भी ऐसे यानी रनिंग या वॉक या वो जो चीज़ें हैं, ये नहीं कि मोटापा चढ़ा होता था, ना उनको डायबिटीज़ थी, ना उनको हार्ट इश्यूज़ थे। और आप देखें वो ऐसे जनाब दौड़, आप उनको दौड़ लगवा लें 85 साल की एज में वो लगा लेते थे, ठीक है। अब ये हमारे अब ये इश्यूज़ हैं कि हमें, अब देखें हम फ़र्ज़ करें बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं, ख़राब चीज़ें खा रहे हैं, वो हमें उस टाइम फ़ील नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जब हमारी एज है 30 साल, 25 साल, 24 साल, 28 साल, ठीक है, लेकिन जब हम 40+ में जाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमें फिर महसूस होता है। और आप इर्द गिर्द जाएँ, आप एक सर्वे कंडक्ट कर लें, 45 साल वाले बंदे आपको डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे, हार्ट, ब्लड प्रेशर, दिस बीमारी, वो बीमारी, और उनको जो है ना उनकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत वीक होगी। तो वो कैसे हो रहा है? वो यही, ये जो इनडायरेक्टली हम जो खुराक सही नहीं खा रहे, उसी की वजह से ये उसके इम्प्लीकेशंस तो आ रही हैं। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं। अब जो एक आम शहरी है, मैं इलीट या अपर मिडिल क्लास या उनकी बात नहीं कर रहा, अब आम शहरी हॉस्पिटल जाके टेस्ट नहीं कराता। सपोज़ अब आप हैरान होंगे, हालांकि मेरा अभी मैंने ऑपरेट कराया है कुछ 2 माह पहले, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन मेरी जो लीवर की प्रोफाइल थी ना वो बिगड़ी हुई थी। हाँ जी, मेरा यानी डायबिटीज़ कंट्रोल, क्योंकि मैं वॉक करता हूँ। अच्छा, बाकी चीज़ें यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मतलब कि बिल्कुल। लेकिन एट दी एंड क्या हुआ, जब वो 8-10 टेस्ट उन्होंने कराया ऑपरेट करने से पहले, तो ये जो लीवर के टेस्ट होते हैं LFT और इस तरह से बाकी, उसमें मेरी सारी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी थोड़ी स्लाइटली ऊपर गई हुई है। खैर, अब मैं तो देखें पढ़ा लिखा और वो सारा कुछ, फिर डॉक्टर्स दोस्त हैं, मैंने फिर वो लीवर और उस तरह के दोस्तों से कंसल्ट किया, हाँ जी, मज़ीद टेस्ट करवाए, फिर तो मैंने तो उसको अब यानी रिकवर कर लिया या कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारी 80-90% पॉपुलेशन है, उसको तो पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। यही पता चलता है जी बंदे की 52 साल एज थी और ऑल ऑफ सडन यही न्यूज़ आती है कि जी खुदा ना खास्ता वो कोलैप्स कर गया। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो हो गया खुला दूध, अब बात करते हैं डब्बे वाले दूध की। अब आपको पता है कि डब्बे वाले दूध 2 किस्म के होते हैं, एक होता है जिसकी साल भर मियाद होती है, एक होती है जिसकी हफ्ता भर मियाद होती। इनमें फ़र्क क्या है कि वो साल तक क्यों चलता है और ये 1 हफ्ते बाद क्यों ख़राब हो जाता है? जी, एक तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, हफ्ता नहीं होती बल्कि 3 से 4 दिन मियाद होती है जो दूसरा होता है, यानी जो डब्बे वालों के आप 2 अक़साम बता रहे हैं। अब जो डब्बे वाला दूध है ना, उसकी 2 अक़साम इस तरह, एक को कहते हैं UHT, अल्ट्रा हीट ट्रीटेड। इसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपके सामने, मल्टीनेशनल कंपनियों के, वो यहाँ ऑपरेटिंग है पाकिस्तान में, उसको बेच रहे हैं। और शायद 1-2 लोकल ब्रांड्स भी हैं पाकिस्तान के जो कि इसको सेल कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम पास्चराइज्ड मिल्क। इनकी जो प्रोसेसिंग का तरीका है वो डिफरेंट है, ठीक है। पास्चराइज ये होता है कि आपने उसको 72 डिग्री तक एक लिमिटेड टाइम के लिए उबाला, उसके बाद आपने यानी उसको ठंडा किया और उसके बाद आप फ्रिज वगैरह में रख के 3 दिन 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली फ़र्क है, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग का मैकेनिज़्म डिफरेंट होने की वजह से तो इनकी जो म्याद है ना उसका फ़र्क होता है कि फ़र्ज़ करें उसकी अगर 2-2.5 माह है तो इसकी जो है वो 3 दिन हो। तो अगर देसी लैंग्वेज में देखा जाए तो हमारी तरफ देसी लैंग्वेज में पाकिस्तान के ये होता है कि यार वो जिसकी साल भर म्याद है उसके अंदर केमिकल ज़्यादा होते हैं, जिसकी 4 दिन म्याद है उसमें कम होते हैं, इसलिए कम वाला ले लो। तो क्या ये बात हकीकत है? नहीं, इसमें केमिकल्स का एलिमेंट तो एज सच नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसका एक तो टेम्परेचर का फ़र्क है, दूसरा ये उसकी जो पैकिंग है ना, जो यूएसटी मिल्क होता है उसके लिए रिकमेंडेड है कि टेट्रा पैक होना चाहिए, ठीक है। अब वो कोई टेट्रा पैक मतलब वो कोई एक इंटरनेशनल फूड सेफ्टी और आईएसओ और इनसे सर्टिफिकेशन एक बना हुआ है, उसमें फिर ये है कि वो कुछ 7 लेयर्स होती हैं उस डब्बे की, तो वो उसके अंदर बेसिकली जिस डब्बे में वो पैक हो रहा है ना उसकी वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा टेम्परेचर की वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है। तो बाकी केमिकल्स वगैरह और इन चीज़ों पे देखें रिसर्च तो हो रही है। अब इट इज़ वेरी अलार्मिंग इन पाकिस्तान कि अब डब्बे वाले दूध में भी, और ये फ़ौरन जब मेरा थीसिस इवैल्यूएशन के लिए यूएस गया हुआ था, यूएस के प्रोफेसर ने वहाँ से लिखा, उसने कहा कि ये जो है पाकिस्तान में, वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि यूएसटी में भी 8% यानी एंटीबायोटिक के रेसिड्यूज आ रहे हैं, चलें खुले में 23.5% आ रहे हैं, तो इसमें भी उसने कहा 8% तो आ रहे हैं जो कि ज़ीरो होने चाहिए थे। तो ये वाकई अलार्मिंग है, और उसके अलार्मिंग होने की वजह यही है कि मिन हैसल कौम हम इस वक्त सोशल मोरालिटी के ब्रिंक पे हैं, ठीक है। हम सिर्फ सरकारी इदारों को या कुछ मखसूस तबकात को कहते हैं जी सिर्फ ये करप्शन, हम अपने आप को अगर देखें वी आर मॉरली, मतलब कि ज़्यादातर लोग हम में से 60% 70% वी आर मॉरली करप्ट। तो अब एक बाहर छाबड़ी वाला भी है, वो भी कहेगा 1-2 फ्रूट यार अंदर ऐसे डाल दो, तो इस वजह से कि हम पैसे जनरेट कर लें, ये कर लें, यानी कि हमारे अंदर लालच आ चुके हैं कि जिस तरह भी हमें पैसों से मतलब है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि दूध की बात तो होगी, एक दूध के साथ उसकी रिश्तेदार होती है जिसे दही कहते हैं। दही कौन सी आप रिकमेंड करेंगे? कि अब मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक मशहूर दुकान होती है, अब उस अगर दही की बात की जाए तो उसके ऊपर जो मलाई होती है, हा जायका आ जाता है खा के। एक तो मुझे उसका बताएं कि बाकी दुकानों के ऊपर वैसी मलाई दही की क्यों नहीं आती, कि वो ऐसा क्या करते हैं, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो डब्बे वाला दही है उसके ऊपर भी आपने कोई रिसर्च की या वो 100% ओके? जी। डब्बे वाले दूध पे तो देखिए मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिड्यू 0% होने चाहिए थे जो कि 8% आए हैं। उसकी वजह यह है कि अब ये कंपनियाँ जो पाकिस्तान में अब एक टाइम एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उसका एक यानी कंट्री हेड गोरा था, तो मैं अपर माल पे गया, उनसे मिला, और ही वाज लाइक, यानी उनसे मेरा बड़ा फ्रेंडली रिलेशन था, साउथ अफ्रीका से थे वो, मिस्टर बिल स्टीनवेंसन। तो बात यह है कि डब्बे वाले दूध में अब जो इधर लोग काम कर रहे हैं ना वो लोकल हैं, तो वो कहते हैं यार अब पूरा कंटेनर डिस्कार्ड होगा, उसकी फिर हमें कंपनी से जवाब तलबी होगी कि पूरा कंटेनर डिस्कार्ड करना पड़ गया, ये चीज़ें पॉजिटिव आ गई हैं। हालांकि उनको रिकमेंडेशन तो हैं टेस्ट की, अब वो फिर टेस्ट में क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा सैंपल लेना होता है, उसकी जगह वो फिर जो सही सैंपल है ना वो करके टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट होके करके तो वो बाकी चीज़ें हर चीज़ सैंपल रिप्लेस कर देते हैं। अब इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो उसमें फिर वही है कि जो लोकल मैनेजर्स हैं, जो रीजनल या जोनल, उनके उस हवाले से ये इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल आपका दही के हवाले से था, दही का ये है कि देखें अब देखिए जब दूध ही अडल्ट्रेटेड है, जब एक चीज़ की बुनियाद ही ख़राब है तो फिर तो उससे बनने वाली चीज़ें, अब दही के अंदर भी ये मेरे पास अभी रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं, ये 25.69% इसमें पॉजिटिव सैंपल आए हैं कि जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ थे, और इसमें सिर्फ हमने एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ चेक किए हैं। अब बाकी जो और फैक्टर्स हैं ना, सर्फ है, दिस है, दैट है, वो चेक करें तो हो सकता है ये 70% पे चला जाए। और रीसेंट रिसर्च यही तो आई है जो वेटनरी यूनिवर्सिटी में नेशनल लेवल पे कंडक्ट की है कि 92% सैंपल्स जो है वो दूध काबिल इस्तेमाल नहीं था, डिस्कार्डेबल था। तो अगर आप इसके सलूशन की बात करते हैं मुझसे, तो सलूशन इसका बड़ा सिंपल सा है कि एक तो जो आम बंदे के पास ये टेस्ट रिसर्च, ये एक सैंपल पे जो पॉजिटिव थे इनमें से 6-7 हज़ार रुपये पर सैंपल खर्चा आया है, ठीक है। तो अब ये आम बंदा नहीं कर सकता, तो
तो उसके लिए वही है कि जो इदारे बने हुए हैं, जो देखें हमारे मुल्क का आइन है और उसमें जो है वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, तो उसके तहत जो है वो जो ऊपर जो जो भी हैं, मतलब वट एवर कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उनको चाहिए कि इस पे एक तो लेजिस्लेशन करें। एनिमल वेलफेयर की लेजिस्लेशन रोक गई हुई है, उस पे मेरा एक पाकिस्तान टुडे और द नेशन वगैरह में छपा था आर्टिकल, SPCA था लाहौर में, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब गोरों के यहाँ ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर इसी तरह जो है इसमें एक तो ये इनका काम हो गया ना, इन्होंने कानून बना दिया। उसके बाद आप वेटनेरियंस को एम्पावर करें कि वो जो है वो FIRs दे सकें। और उसके अलावा फिर फूड का आपका इदारा बना हुआ है, तो फूड ने भी एक टाइम में तो बहुत पाकिस्तान में, अब मुझे ये समझ नहीं आती, बाज़ औक़ात एक इदारे बहुत ऊपर चले जाते हैं काम वर्किंग में, फिर वो उसके बाद ग्राउंड हो जाते हैं। उसकी आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। तो अब उनको चाहिए कि वो इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करें और इन चीज़ों को बेहतर करें। उसके अलावा थर्ड लेवल पे जो आवाम कर सकती है वो ये, अगर देखें आप भी गांव से हैं, मैं भी बेसिकली गांव से हूँ, थोड़ी बहुत आपकी भी ज़मीनें होंगी, थोड़ी बहुत मेरी भी ज़मीनें हैं, तो हमें चाहिए कि अगर हमें इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर अस, तो हम कोई एक दो जानवर, जैसे हमसे पहले ये किया जाता था, तो हम वहाँ पे किसी पार्टनर के साथ शेयरिंग पे कर लें कि यार 2 जानवर रख लेते हैं और इस तरह से इसकी केयरिंग और वो सारा कुछ तुम करोगे, जिस तरह सपोज आप मेरे टेनेंट्स करते हैं। तो इस तरह करके हम थोड़ा बहुत उसको अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी तफसील के साथ बताया। ये डॉक्टर साहब थे जी, इन्होंने बड़ी ही तफसील के साथ तमाम चीज़ें बताई कि दूध दही कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी उसके अंदर मिलावट मौजूद है, और इन्होंने एक बड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात की कि ये कोई इदारा नहीं ठीक कर सकता। जब तक हर इंसान अपने आप को ठीक नहीं करेगा, तब तक कोई चीज़ भी नहीं ठीक हो सकती और मुल्क भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये डॉक्टर साहब थे जी, और इसलिए आप लोग एहतियात करें, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, एहतियात से खाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी सही सलामत चलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।